हेलो एवरीवन, आज हम सब मिल कर के पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लिए बायो का लास्ट चैप्टर हमारा आवर इन्वायरमेंट। अभी तक के वीडियो में मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात किया था। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा जो देने जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो है ना सिर्फ बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनका क्या एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बताया गया है रिटन में है, और उसी को मैं दोहराऊंगी, बताऊंगी वर्बली, और आप लोग उसको सुनिए ध्यान से और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए, पहला हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड आता है इन्वायरमेंट वर्सेज इकोसिस्टम। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की तुलनात्मक स्टडी कीजिए तो आपको ज़्यादा हमेशा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट ये टर्म जो है आपने ज्योग्राफी में बार बार पढ़ा होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, और यहाँ पे हम लोग बायो में जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आते हैं हम लोग डायनेमिक सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट। कोई भी लिविंग बॉडी जहाँ पे रह रहा है उसके चारों ओर का जो वातावरण है, हैबिटेट किसको बोलते हैं, जहाँ पे वो रह रहा है। ठीक है ना, तो और उसके चारों ओर का हिंदी में इसको वातावरण बोलते हैं। चारों ओर कैसा क्लाइमेटिक पोजीशन है, किस कौन सा गैस है या मिनरल है, क्या क्या प्रेजेंट है, उन सारे वो सारा मिल करके वहाँ का इन्वायरमेंट बनाता है। और वहीं पे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज स्टेबल इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, मतलब कि दोनों की एक दूसरे पे जो निर्भरता होती है, एक दूसरे से जो कोई चीज़ फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हम लोग सभी जो एक जगह पे रहते हैं जहाँ भी, वहाँ पे जितने भी लिविंग चीज़ें चाहे नॉन लिविंग चीज़ें, सभी एक दूसरे को के जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं और सब मिलजुल करके ही आगे बढ़ते हैं। सबकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट चेंजेस विथ मूवमेंट। जैसे जैसे जगह वो बदलता है तो उसका जो है इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, ये जगह के हिसाब से चेंज होता है, जबकि इकोसिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इकोसिस्टम चेंज नहीं होता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेस इन टाइम, और ये है रिलाइज ऑन प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। इकोसिस्टम के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिकल इकोसिस्टम टैक्सोनॉमी और कम्प्रेहेंसिव क्लासिफिकेशन। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग मतलब क्या क्या इसका जो टाइप है और वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट में ये बताया गया है, इसको आप लोग ध्यान से सुने और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, मोस्टली दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नाम में परिभाषा छिपी हुई है, ये मेरा मतलब एक क्या मेरा स्पेशल टर्म है। जब भी मैं ये पढ़ाऊंगी तो ये मैं हमेशा बताऊंगी कि आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, नाम ज़रूर अच्छे से याद रखें और उसका एग्जाम्पल याद करें। अगर नाम और उदाहरण एक भी याद रखते हैं आप, तो यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग, एनी टर्म। ठीक है ना, तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल, जो नेचर के द्वारा बना हुआ है वो नेचुरल, और जो ह्यूमन मेड है वो आर्टिफिशियल। ठीक है ना, हम लोग जो भी बनाएंगे वो आर्टिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, जो नेचर ने बना दिया उसकी बस हम लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग कुछ भी अपने से नहीं बना रहे हैं। और ये नेचुरल इकोसिस्टम को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है ब्रॉडली, जो दो तरह का होता है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्राइल। एक्वाटिक जो पानी से संबंधित है, एक्वा मतलब वाटर, तो वाटर में जो इकोसिस्टम बनता है, वहाँ जो इकोसिस्टम होता है वो एक्वाटिक कहलाता है, और जो भूमि पर, धरती पर जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम लोग टेरेस्ट्राइल कहते हैं। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत भी दो टाइप होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन। नाम में परिभाषा छिपी हुई है कि फ्रेश वाटर जो कि आपको
नॉर्मल पॉन्ड, लेक, रिवर, इसके जो वाटर होते हैं वो फ्रेश वाटर कहलाते हैं, जबकि मेराइन यानी कि समुद्री पानी, नमकीन पानी, खारा पानी जो होता है वो आपको मेराइन इकोसिस्टम में आता है। फ्रेश वाटर लेंटिक, लॉटिक और वेटलैंड। अब लेंटिक में क्या है? लेक और पॉन्ड्स, जबकि लॉटिक में क्या है? रिवर और स्ट्रीम। उसके बाद आपको वेटलैंड में है मार्सेज और स्वैम्प। नाम ध्यान में रखिएगा, आपको ईजिली आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेराइन में आपको कोस्टल जोन हो गया और ओपन ओशन हो गया। अब कोस्टल क्या हो गया कि जो किनारे का है, समुद्र का किनारे वाला भाग में जो इस तरह का इकोसिस्टम पाया जा रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, हर चीज़ को समझाया जाएगा। अभी आपको टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर कोई टर्म ना समझ में आए एक पेज में तो आपको नेक्स्ट आपको उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, बस आपको धीरज रखने की ज़रूरत है। और टेरेस्ट्राइल के अंतर्गत अब आपको आ जाता है ग्रासलैंड। ग्रास मतलब घास, जहाँ जहाँ घास पाई जाती है तो वहाँ किस तरह का इकोसिस्टम होता है। उसके बाद डिजर्ट, डिजर्ट में मरुभूमि यानी कि मरुस्थल, फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है ना, तो इन तीनों में किस तरह का इकोसिस्टम पाया जाता है। और आर्टिफिशियल हो गया गार्डन, क्रॉप फील्ड, अर्बन पार्क या एक्वेरियम, ये सारे जो हैं आपको, तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज हो सकता है, कोई एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, तो वो आपको बताना होगा, तो इसलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक। अब उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक, सेल्फ सस्टेनिंग एंड डाइवर्स। सेल्फ सस्टेनिंग, ये वर्ड का क्या मीनिंग है कि ये अपने आप में परिपूर्ण होता है, मतलब कि खुद गंदगी बनाएगा, वेस्ट मटेरियल बनाएगा, उसको फिर से रिसाइकल करेगा और कंटिन्यूटी चलती रहेगी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग कहते हैं। और इवॉल्व्ड ओवर टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसमें किसी भी आदमी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने को बहुत महान समझ करके हर जगह अपने पैर घुसाते चलते ना, हम लोग हिंदी में एक कहावत है कि टांग मत घुसेरो, ठीक है ना, तो लेकिन हम लोग की आदत होती है, हम लोग हर जगह अपने आप को घुसेरते चले जाते हैं। लेकिन नेचर कहता है, नेचुरल इकोसिस्टम को किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सफिशिएंट होता है, ठीक है, समय के साथ वो अपने आप को बैलेंस करता रहता है। जबकि गार्डन, क्रॉप फील्ड, ये सब जो होता है वो आपको ह्यूमन मेड यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। और इसकी खासियत होती है कि ह्यूमन मेड और मैनेज्ड, मतलब आदमी के द्वारा बनाया जाता है और उसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज ऑफ लेस डाइवर्स, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और इसमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, मतलब कि अलग अलग तरह के जीव जंतु, डाइवर्सिटी क्या कहते हैं कि भिन्नता, विभिन्नता, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे कम पाया जाता है। कोई एक तरह का ही इकोसिस्टम मैन मेड होता है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता लिमिटेड है हमेशा नेचर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकोसिस्टम कंपोनेंट। इकोसिस्टम कंपोनेंट मतलब कि इकोसिस्टम किन किन चीज़ों के मिलने से बना है, तो स्टार्ट में से ही बात हो रही है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, वर्ड्स को ध्यान में रखिए। एबायोटिक मतलब हुआ जो लिविंग नहीं है, यानी कि इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मत सोचिएगा कि अरे नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का क्या काम है, अरे हम पूरे ही तो बने हुए हैं, नॉन लिविंग चीज़ों से ही तो हम लोग बने हुए हैं, ठीक है ना, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग है, इसका तो वैल्यू ही नहीं है। और बायोटिक हो गया लिविंग, ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक, रेन, टेम्परेचर, लाइट और विंड, ठीक है, और एडेफिक, सॉइल, पीएच, मिनरल्स। सिंपल मिनिमम शब्दों में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो इसको आप लोग एकदम याद कर लेंगे। और बायोटिक फैक्टर में को 3 पार्ट में बांटा गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन खुद से बना सकते हैं इन्वायरमेंटल थिंग से। कंज्यूमर जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, शाकाहारी एनिमल्स, या फिर मांसाहारी जो कि वो शाकाहारी पे डिपेंड करते हैं अपने एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। और डिकम्पोजर जो सबको खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये तीनों आपको बायोटिक फैक्टर हैं एक इकोसिस्टम के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, उसका और डिटेल, ठीक है, तो फिजिकल इनऑर्गेनिक एलिमेंट, फिजिकल कंपोनेंट में आता है सॉइल,
वाटर और एयर, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप्स के गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मिनरल्स, और वहीं पे क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये भी आपको एबायोटिक है। इसके अंतर्गत लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स, शेप इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिटरमाइन ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइव एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है लेकिन एक इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो टर्म्स को आप लोग जरूर थोड़ा सा टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, नाम और एग्जाम्पल हमेशा याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का ये डिफरेंट स्टेप है, ठीक है ना, कि पहले हम लोग रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग लर्न करते हैं, और फिर हम लोग राइटिंग करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जा कर के उसको रिपीटेड टाइम दोहराते हैं, फिर जाके तो याद तो करना पड़ेगा, कुछ तो याद करना पड़ेगा, लेकिन क्या कम से कम याद करें, कितना कम से कम याद करके हम अधिक से अधिक जान जाएंगे और अधिक से अधिक नंबर हमें आएगा, ये समझाना मेरा काम है, और आशा है मेरे वीडियो से आपको ये लाभ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट पे। बायोटिक कंपोनेंट 3 टाइप के हो गए, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको कंज्यूमर जो कि आपको प्रोड्यूसर पे अपने एनर्जी गेटिंग के लिए निर्भर करते हैं, या आपको इसमें हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स सभी तरह के जीव आ जाएंगे आपको कंज्यूमर में। और डिकम्पोजर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, वो उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए। एग्जाम्पल्स भी यहाँ आपको सबके दिए हुए हैं। ग्रीन प्लांट और एल्गी जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो आपको कंज्यूमर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम कैसे काम करता है? तो एक इकोसिस्टम जो है वो हमेशा यहाँ पे आप ड्राइंग की मदद से भी देख सकते हैं कि एक साइक्लिक वे में काम करता है। साइक्लिक वे मतलब कि जहाँ से शुरू हुए वहीं पे आके ख़त्म हुए, ठीक है ना। ज़िंदगी भी वही है, जहाँ से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है। और शास्त्रों के अनुसार भी हम लोग मानते हैं कि मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी जल से बना हुआ ये शरीर है और अंत में उसी में मिल जाना है, ठीक है ना। तो वो कोई गलत सेंटेंस नहीं है, और इसीलिए बार बार मैं कहूँगी कि चाहे धर्म को मानिए चाहे विज्ञान को मानिए, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस इसी को कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि डिफरेंट चीज़ जो इन्वायरमेंट में है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको ले करके ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करते हैं, जिसको कि कंज्यूमर्स अपने तरीके से खाते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद मर जाते हैं। जीवन का समय पूरा हो जाता है तब वो मरते हैं, और मरने के बाद डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं, और फिर से सारा न्यूट्रिएंट जो है फ्री होकर के वातावरण में लौट जाता है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइक्लिक एक्सचेंज एनर्जी मैटर इन इकोसिस्टम। सेम चीज़ को यहाँ पे आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के द्वारा सेम बात को फिर से समझाया गया है कि सन से एनर्जी ले रहा है प्रोड्यूसर्स, जो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है, उसको कंज्यूमर खाता है, और कंज्यूमर खाने के बाद डिकम्पोजर उसको मरने के बाद डिकम्पोज करता है और फिर से सब कुछ फ्री होता है। और बीच में आप देख रहे हैं कुछ हीट एनर्जी का लॉस होता रहता है हर एक स्टेप पे, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स बार बार बात हो रही है कि बेस पे होते हैं इकोसिस्टम में, और ये दोनों टर्म जो है एक ही चीज़ के लिए यूज होता है, जो कि हमारे ग्रीन प्लांट या एल्गी हैं, सम एल्गी हैं, ठीक है। और ये जो है सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और इकोसिस्टम का रोल एटमॉस्फेरिक बैलेंस, इसको आपको यहाँ पे समझाया गया है कि प्रोड्यूसर्स जैसे सबसे बेस पे होते हैं, क्योंकि उनमें ही कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंटल चीज़ से खाना बनाने की कैपेसिटी प्रोड्यूसर्स के पास होती है। उस पर कंज्यूमर्स, अलग अलग लेवल के कंज्यूमर
कंज्यूमर्स उस पर डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में आगे बात करेंगे। और डिकम्पोजर्स द्वारा डिकम्पोज होता है, एनर्जी धीरे धीरे घटती चली जाती है, और इसी को हम लोग पिरामिड कहते हैं, जो हम लोग आगे अभी बात करेंगे। और इस तरह से बार बार ये प्रक्रिया चालू रहती है और ये काम होता रहता है हमारे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग फूड चेन एंड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। फूड चेन, फूड मतलब भोजन, चेन तो हम लोग जानते हैं, चेन वर्ड तो सुना है आपने, जिसमें एक ही तरह की चीज़ को बार बार लगा के पिरो करके और कुछ लंबा बनाया जाता है। चेन पहनते हैं ना गले में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि कड़ी जोड़ करके एक अपने जिसको जिस साइज का मन होता है उस साइज का बना करके पहनता है, ठीक है। तो यहाँ फूड का चेन बनना है, इकोसिस्टम में फूड का चेन बनेगा, तो ठीक है। और एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हम लोग आगे समझेंगे। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ organism where nutrient and energy are transferred from one organism to another। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और एक से दूसरे में हमेशा होता रहता है, यही हम लोग फूड चेन के अंतर्गत पढ़ते हैं। पर इसमें गौर करने वाला टर्म है लीनियर सीक्वेंस। लीनियर मतलब होता है एक सिंगल लाइन में जो होता है, मतलब सीधी रेखा में जो होता है वो लीनियर सीक्वेंस कहलाता है। और ट्रॉपिक लेवल किसको कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स आर द स्पेसिफिक पोजीशन दैट ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई इन अ फूड चेन। अब जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हो ना, तो सारे बच्चे जो है सो एक जगह पढ़ रहे हैं। फूड चेन को ऐसे समझिए कि 1 के बाद 2 क्लास आया, 2 के बाद 3 क्लास आया, वो एक चेन जैसा बनता चला गया, ठीक है ना, वो फूड चेन हुआ लीनियर सीक्वेंस। वैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं हम 2 के बाद 2 में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन मत रहिएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आगे की ओर सीधे सीधे बढ़ते जाना, वो लीनियर सीक्वेंस हुआ जो कि आपको फूड चेन में दिखा। और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल होता है कि एक क्लासरूम में पोजीशन, ठीक है। अब कोई बच्चा फर्स्ट कर रहा है, कोई बच्चा सेकंड कर रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको अगर सीटिंग अरेंजमेंट कराया जा रहा है, ठीक है, तो वो उसका ट्रॉफिक लेवल हुआ कि कौन सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे। या कोई कंपटीशन होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि सबसे टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ठीक है ना। तो ये जो एक सिस्टम बनता है उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल के नाम पे, यहाँ पे इकोसिस्टम में उसके लिए टर्म यूज होता है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। आते हैं ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, हम लोग बार बात हो रही है, तो ट्रॉपिक लेवल की डिटेल में और कैसे एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल पर हो रहा है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बार ये बात दोहराई जा रही है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, कहीं भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स ही ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं और उनका काम जो होता है खाना बनाना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसी को यहाँ पे आपको बताया गया है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा जो है प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे जो हर्बीवोर्स होंगे, क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कुछ। फिर आ जाते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कार्निवोर्स रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है आपको हर्बीवोर्स को खाने का काम करेंगे, तो वो कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जीव रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आएगा और उसके बाद आपको जो है सारा या टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा। जनरली इसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और ये सिस्टम आपको बताता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर कि दिस इज बेस्ड ऑन द 10% लॉ। अब इस 10% लॉ में क्या बताया गया है, आगे ऐसे इसका डिटेल आपको दिया जाएगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाता है। अब बाकी का 90% कहाँ जाता है? तो बाकी का 90% उसके लाइफ प्रोसेस को, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने में जाता है। और कुछ जैसे हम लोग एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर खाना डालते हैं, ऐसे समझिए, तो कुछ क्या होता है उसी में लगा हुआ रह जाता है, कुछ मान लीजिए गिर जाता है, ठीक है ना, और कुछ हमने खा लिया होता है, ठीक है। कढ़ाई में मम्मी ने सब्जी बनाई, घर पे सब्जी बनी कढ़ाई में, ठीक है, और नाश्ते में हमने मान लीजिए आधा खा लिया,
तो वो क्या हो गया कि लिविंग बीइंग जो है अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, अपने एनर्जी के लिए उसने यूज कर लिया उसी समय। अब क्या किया उसने कि थोड़ा सा जो बचा उसको उन्होंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया। क्यों? क्योंकि बड़ी कढ़ाई अभी हमें हटानी है, साफ़ करके हटा देनी है। तो हमने एक से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया और तो ये क्या हो गया, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफ़र, ठीक है। और कुछ पोर्शन जो है क्या होगा, गलती से गिर गया नीचे, या उस कढ़ाई में, उस बर्तन में लगा हुआ रह गया, धुलने में चला गया, ठीक है ना। तो वो क्या है जो इन्वायरमेंट में लॉस हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने में, ठीक है ना। तो इस तरह से करके इसको आपको ईजी तरीके से दिमाग में रखना है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो 10% लॉ फॉलो होता है, सिर्फ 10% ही पहुंच पाता है, यानी कि 100 का 10 ही पहुंच पाता है, ठीक है ना। 90 में से अधिकतर लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाता है और कुछ जो है वो इन्वायरमेंट में बाहर मतलब हट जाता है, निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम्पल फूड चेन के दिए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर तब ग्रास ऑफर है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग है और टर्सरी कंज्यूमर आपको स्नेक है, ठीक है। एनर्जी का फ्लो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल है, एक मतलब सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। एल्गी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में जू प्लैंकटन हो गए, एल्गी क्योंकि आपको वाटर में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल फिश उसको खाएगा, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रहा है। यहाँ पे क्या आ गया कि बेरी बुश है और इसको जो है डियर खा रहा है, डियर को उल्फ खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बहुत तरह के फूड चेन हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ये 2-3 अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द 10% लॉ एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन। फूड चेन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ऐसे तो 10% लॉ के बारे में भी पहले बात हुई, लेकिन उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए इस पेज में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इससे रिलेटेड आपको केस बेस्ड भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 10% लॉ क्या कहता है कि एक जो हम लोग फूड चेन बनाते हैं, फूड चेन देखते हैं जिसका बेस में होता है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तक जा सकता है। इसमें धीरे 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 एनर्जी जो है घटती चली जाती है। एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। बाकी का 90% जो है, 90% जो है वो जिस लेवल का एनर्जी है उस लेवल के ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज करते हैं और सिर्फ 10% ही सेकंड को वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं और कुछ अमाउंट जो है वो आपको इन्वायरमेंट में बाहर फ्री निकल जाता है। इसको बेसिकली आपको ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए आपके दादाजी, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को 2-3 ही चरण में बात करनी है, 2-3 ही स्टेप में बात करनी है कि आपके दादाजी के पास मान लीजिए 1000 रुपये हैं, टोटल नहीं, ठीक है, टोटल तो भगवान करे बहुत हैं हो और बहुत होंगे भी, लेकिन मान लीजिए पॉकेट मनी के तौर पर मान लीजिए उनके पिताजी ने उनको 1000 रुपये दिए, ठीक है। उन्होंने आपके पिताजी को उसमें से, क्योंकि उन्होंने कुछ खर्च किया और आपके पिताजी को 100 रुपये ही वो दिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने 90% अपने लिए यूज कर लिया, 10% ही ट्रांसफ़र हुआ, तो आपके पापा तक 10 रुपये नहीं सॉरी 100 रुपये आए और उस 100 रुपये को जब आपके पिताजी आपको देंगे तो उसमें से सिर्फ 10 रुपये दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 90 रुपये उन्होंने यूज कर लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे ये पॉकेट मनी घटता चला जा रहा है। ऐसे तो बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, सही में तो बढ़ रहा होगा, लेकिन ये एनर्जी को समझने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। यहाँ पे जैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इसको समझाया जाता है कि 1000 जूल अगर प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है तो वो जो है 100 जूल, प्राइमरी कंज्यूमर 100 जूल यूज कर पाएगा, उस तक जा पाएगा और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 जूल ही जा पाएगा और ये फिर 1 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर में। तो इस तरह से यही 10% या 10% लॉ है जिसको आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉस ऑफ एनर्जी
एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम द 10% लॉ को इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सेम चीज आपको फिर से एक्सप्लेनेशन के साथ इजीली समझने के लिए समझाया गया है। सन के थ्रू प्रोड्यूसर ने एनर्जी लिया, उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफ़र किया, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हुआ और उसका 10% टर्सरी में कंज्यूमर हुआ और 90% हर स्टेप पे उसका वो जो है लाइफ प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में ख़त्म होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रॉपिक पिरामिड एंड पॉपुलेशन एबंडेंस। अब यहाँ एनर्जी के थ्रू हम लोगों ने बात की, तो एनर्जी के थ्रू पिरामिड बना क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे घट रही है। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम लोग किसी पिरामिड को इकोसिस्टम में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सबसे बेस में प्रोड्यूसर रहेंगे, ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स रहेंगे, यहाँ पे 100% एनर्जी है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हर्बीवोर्स रहेंगे और यहाँ पे 10% एनर्जी आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन रहेंगे? जो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करेंगे अपने एनर्जी के लिए, तो वो हमेशा कार्निवोर्स रहेंगे। और वो टॉप कंज्यूमर पे आते आते ये 0.1% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो इस तरह से ये भी आपको एक अपराइट डायरेक्शन में चलता रहेगा, जिसको कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द बेस ऑफ द पिरामिड कंटेन्स द हाईएस्ट बायोमास। बायोमास क्या हुआ? लिविंग बीइंग का वेट, मास मतलब वेट, ये सब टर्म आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। रिले ऑल सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है ना। तो सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के समझते चलिएगा ना, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। बायोमास क्या हो गया? बायो मतलब लिविंग बीइंग, मास मतलब उसका वेट। तो प्रोड्यूसर का वेट जो है वो हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एनर्जी खत्म होता जाता है उसी तरह से वेट जो है आपको, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते जाएंगे इस पिरामिड में, वैसे वैसे जो है ट्रॉफिक लेवल में लिविंग बीइंग का जो है वेट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम मिल रही है। अब 10% एनर्जी में जितने लिविंग बीइंग को, जितने हर्बीवोर्स को एनर्जी मिल जाएगी उतने ही तो उस पर डिपेंड करेंगे ना। तो इसीलिए ये जो ट्रॉपिक पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट डायरेक्शन में कम होता चला जाता है, ठीक है। इस टर्म हम लोग आते हैं इस चैप्टर के फूड वेब पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब मतलब क्या होता है? जाल, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे लीनियर फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसको अंडर कंसीडरेशन लिया जाता है, तो वो फूड वेब कहलाता है, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे आपको ड्राइंग बना हुआ है कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं और आपस में उलझे हुए होते हैं। ये जो है इसका खासियत क्या है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। बियॉन्ड लीनियर चेन, ये लीनियर चेन की तरह नहीं होता है बल्कि उससे ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, फैला हुआ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीनियर चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, इसमें सीधे सीधी कोई चीज़ को आप नहीं समझ सकते हैं। एक ही ट्रॉपिक लेवल के जीव को अलग अलग जीव भी खा सकते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, और लीनियर चेन में क्या होता है ना कि लीनियर चेन अगर एक ख़त्म हुआ तो वहाँ पे कहानी ख़त्म दिखती है, लेकिन फूड वेब को जब आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे पूरे इन्वायरमेंट में ये रिलेशनशिप कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फूड पिरामिड। पिरामिड आपने पढ़ा होगा, मिस्र की सभ्यता में पढ़ाया जाता था। तो पिरामिड में ममीज को रखा जाता था, डेड बॉडीज को रखा जाता था लपेट करके, और उसका शेप कुछ इसी तरह का होता है, इसीलिए इसको फूड पिरामिड, मतलब कि एनर्जी पाने के लिए फूड का यूज किया जाता है और फूड कैसे पाया जाता है उसको पिरामिड के रूप में यहाँ पे बताया जाता है, इसीलिए इसका नाम फूड पिरामिड रखा गया। इसमें हम लोग देखेंगे जो बार बार इससे पहले हमने पढ़ा कि बेस जो है वो लार्जेस्ट बायोमास वाला रहेगा, प्रोड्यूसर का रहेगा। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स रहेंगे, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर का रहेगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर का, थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर का, और
फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टर्सरी कंज्यूमर का रहेगा। धीरे धीरे ये घटता चला जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। देखिए तो ये पहले भी एक्सप्लेन किया गया, वही इसी बात को यहाँ पे आपको फिर से बताया गया है, ठीक है। फूड पिरामिड pyramids visually demonstrate the progressive loss of energy at each trophic level, उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फूड चेन वर्सेज फूड वेब्स, एनर्जी फ्लो एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए फूड चेन है ये जो लीनियर सीक्वेंस में है, और कॉम्प्लेक्स फूड वेब जिसमें कि ढेर सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनली थ्रू अ सिंगल लीनियर पाथ, एनर्जी का फ्लो सीधा सीधी हो रहा है। स्पेसिफिक डायरेक्ट प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, मतलब कि जो एक दूसरे पर है वो उसको निर्भर कर रहा है एनर्जी के लिए, उसको आप इससे क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि उतनी एडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली उतना नहीं होता है, क्योंकि अगर इसमें एक भी कॉलम एक भी लेवल का जीव पूरी तरह से अगर किसी कारणवश ख़त्म हो गया तो पूरा इकोसिस्टम में, मतलब पूरे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इसीलिए फूड वेब को समझना ज़रूरी है, क्योंकि फूड वेब जो है वो ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है, कंटिन्यूटी ऑफ इकोसिस्टम के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनर्जी फ्लो थ्रू मल्टीपल ब्रांचिंग पाथ, यहाँ पे लीनियर पाथ था, यहाँ मल्टीपल और ब्रांचिंग पाथ है। कॉम्प्लेक्स ये होता है, ये सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये मल्टी लेयर्ड होता है। तो ये डिफरेंसेज है जिसको कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फूड वेब प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड रिलायंस कंपेयर टू द सिंपल चेन। इसको लाइन को आपको दिमाग में रखना है, और ये जो कंपेरिजन है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनर्जी फ्लो बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इस चैप्टर का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको कि हम लोग यहाँ और इससे आगे के पेजेज में डिटेल में समझने वाले हैं। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो एंड द 10% लॉ, बार बार बात हुई है 10% लॉ की, उसको फिर से आपको दिखलाया गया है। एनर्जी यूनि डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। नीचे से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से ही फ्लो होता है। ये नहीं कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये यूनि डायरेक्शनल होगा। और बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि बायो मैग्निफिकेशन होता है हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स accumulate and increase in concentration progressively at each trophic level। अब प्रोड्यूसर जो होते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट होते हैं, उनको जब जो मान लीजिए किसान उगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का वो यूज कर रहे हैं, जिसमें कि केमिकल्स हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी हैं, ठीक है। अब वो उसमें उन्होंने डाला उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, उन्होंने तो कीड़ों को मारने के लिए डाला, लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में कहीं भी जमा हो तो वो हर जीव के लिए हार्मफुल होगा। ऐसा नहीं है कि वो उससे सिर्फ छोटे कीट ही मरेंगे, बल्कि हमारे बॉडी में भी अगर उसका जमावड़ा होता है ना, जमा हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होंगे, और हम हर एक लिविंग बीइंग के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। और वही नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि वेस्ट मटेरियल मेनली दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में जो कि समय के साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, और उस रिसाइकल्ड किए जा सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो रिसाइकल्ड नहीं किए जा सकते हैं। और समझ रहे हैं आप कि नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं बॉडी में लिविंग बीइंग के, तो उसी के लिए टर्म यूज किया जाता है बायोमैग्निफिकेशन, और इसको आपको याद रखना है। और ये हमेशा अपर मोस्ट लेयर के जीव में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको केस बेस्ड और कुछ आपको एसएसएन रीजन में भी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। इम्पैक्ट ऑन टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर में हमेशा जो है ये सबसे ज़्यादा इसका लेवल हाई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बायोमैग्निफिकेशन के और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है।
The process by which the concentration of non-biodegradable pollutants such as pesticides or heavy metals increases in organism at successively higher trophic level. ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर लेना होगा, लेकिन दिमाग में यही रखिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन जब बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसको हम लोग बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और ये हमेशा अपर मोस्ट लेवल पर जो लिविंग बीइंग है ट्रॉपिक लेवल में उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये दो बात आप एकदम हमेशा दिमाग में रखिएगा किसी भी फूड चेन में। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फिर से आपको उसी पिरामिड को समझाया गया है। ये एक एक्वाटिक इकोसिस्टम को दिखलाया गया है जिसमें नीचे आपको वाटर में एल्गी या छोटे छोटे जो कुछ ग्रीन प्लांट पाए जाएंगे वो प्रोड्यूसर्स हो गए। उसमें प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंक्टन्स मतलब कि पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीट और छोटी मछलियाँ। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर उससे बड़ी मछलियाँ, और उन मछलियों को या तो फिर लास्ट में ह्यूमन बीइंग के द्वारा खाया गया या यहाँ पे आपको दिखलाया गया है कि समटाइम्स जो है ईगल भी उसको खा सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैसे काम करता है तो एंट्री पॉल्यूटेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट इंटर्स वाटर बॉडी एंड सॉइल। ठीक है, सॉइल में और वाटर बॉडी में इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर के थ्रू आता है पॉल्यूटेंट, उसका एक्यूमुलेशन होता है। ऑर्गेनिज्म absorb these non-degradable chemicals which built up in their tissues over time। उनके टिश्यूज में वो जमा होते जाता है। तो शुरू में थोड़े अमाउंट में जमा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र होता जाता है। ट्रांसफ़र एंड कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाई। जैसे जैसे वो आगे की थोड़ा थोड़ा जमा होते होते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अच्छी चीज़ों के लिए भी घड़ा भरता है और बुरी चीज़ों के लिए भी घड़ा तो भरेगा ही ना। तो इसके कारण क्या होता है, ग्रेटेस्ट रिस्क टू टॉप प्रीडेटर्स। सबसे ऊपर में जो भी रहेंगे जो कि उसको खा रहे हैं, टॉप पे जो रहेंगे उनको उसमें उसका एक्यूमुलेशन सबसे हाई होगा, बायोमैग्निफिकेशन का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान उनके लिए किया होगा, नुकसानदायक। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड बायोमैग्निफिकेशन रिस्क। अब आदमी तो इंसान भले ही खुद को कह ले बुद्धिमान, लेकिन हमेशा जो है ना उत्पाद जितने होते हैं ना वो इंसान के द्वारा ही होते हैं। गौर करके देखिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो पॉल्यूटेंट आ कहाँ से रहे हैं। तो इंसान की एक्टिविटीज़ के कारण ही आ रहे हैं, और नेचर कहाँ से परेशान हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो वो जो है हमेशा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहा है। केमिकल एक्यूमुलेशन एट टॉप ट्रॉपिक लेवल इज ह्यूमन्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन मेनी फूड चेन। अधिकतर फूड चेन में सबसे ऊपर, मतलब प्रीडेटर ईगल उगल से भी ज़्यादा चेन में आपको ह्यूमन सबसे ऊपर पाया जाएगा ज़्यादातर में। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट्स इन आवर बॉडी, और इसीलिए टॉप मोस्ट में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा, जमावड़ा होगा हार्मफुल केमिकल्स का, और वो ह्यूमन में होगा। प्रोसेस नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये किस कारण से होता है कि पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यू एंड हेल्थ रिस्क। पेस्टिसाइड्स जो क्रॉप प्लांट्स में दिया जाता है कीटों को मारने के लिए, पेस्ट्स को मारने के लिए, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। फूड ग्रेन में, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, इन सब में जो है डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स के कण पाए जाते हैं। और ये जो है सिर्फ धोने से, हम लोग सोचते हैं ना कि उसको धो करके, या हम लोग धुलते भी हैं, साथ ही साथ हम लोग उसको पकाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो सारे नष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो उस तरह के पेस्टिसाइड्स का केमिकल्स होता है वो इस तरह से नष्ट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। और ये जो है सीरियस हेल्थ रिस्क का कारण बनता है, जो हमारे लंग को, किडनी को, लीवर को, हार्ट को, किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हरी सब्जी भी जो सिर्फ खाते कहते क्या कि हरी सब्जी में बड़ा हेल्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ब्रॉडली यही है। ये सब भी पुरानी बातें थी, पुरानी सोच है, और इसीलिए जो है ना पुराने लोग हमेशा कहेंगे फल खाओ, हरी सब्जी खाओ, दूध पियो, लेकिन
उनके जमाने के लिए वो एकदम सही बात था, क्योंकि दूध घर में होता था, गाय या भैंस या बकरी वो लोग घर में पालते थे, हर एक घरों में गाय और भैंस पाली जाती थी, ठीक है ना। और फसल खुद से उपजाया जाता था। जो शहरों में भी फैमिलीज रहती थी तो बेसिकली उनके घर में जो है ना राशन अपने घर से आता था, ठीक है ना। ऐसी सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा था। फल अपने बगीचे के फल खाया करते थे तो वो ज़्यादा हेल्दी होता था, नो डाउट। लेकिन आज के डेट में अगर आप तरीके से खा रहे हो ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ख़राब चीज़ है और हरी सब्जी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खरीद तो दोनों ही रहे हो, और किस में कितना पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है ये आप नहीं जानते हो। वो एक्चुअली जो बेच रहे हैं वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कहीं और से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब समझना बहुत ही लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ओजोन्स डुअल रोल, ठीक है ना। ह्यूमन की फिर से एक्टिविटी, आदमी की एक्टिविटी के बिना तो कोई काम ही नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो है ऊपर वायुमंडल में अलग अलग लेवल होते हैं। उनमें एक लेवल होता है जिसको कि हम लोग ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, और ट्रोपोस्फेयर में ही जो होता है वो ओजोन पाया जाता है, फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है, जो प्राण वायु है, लाइफ गैस है, वो उसका फॉर्मूला होता है O2, यानी कि 2 O मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो प्राण देने का काम करते हैं, लाइफ देने का काम करते हैं। और उसमें जब कोई फ्री ऑक्सीजन एक और आकर के उसके साथ जुड़ जाता है तो बनाता O3, जो कि हो गया आपको ओजोन का लेयर। और ओजोन लेयर आपको यहाँ पे ड्राइंग में भी दिखलाया गया है कि ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर साइड में, मतलब उसका सबसे ऊपरी साइड होता है। तो इसका काम क्या है कि सन से बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेज आता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कुछ अमाउंट में एनर्जी का भी साधन यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोलर एनर्जी का साधन ये है, और इससे ही एनर्जी हमारी पूरी पृथ्वी पे सर्कुलेट हो रही है। तो उसके लिए सन भगवान है, नो डाउट। लेकिन अगर वो सारा रेडिएशन हमारी धरती पे आ जाए तो वो बहुत ही हार्मफुल है। उतनी गर्मी को और उतने तेज को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, फिर जीवन खलास, ठीक है ना। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको वापस धरती तक नहीं आने दे करके वापस इन्वायरमेंट में रिटर्न करने का काम ये ओजोन लेयर करता है। तो ये लेयर जो है फॉर्म्स अ वाइटल, जीवनदायक प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच है, शील्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, इसेंशियल फॉर लाइफ, प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल डैमेज, ताकि हर एक तरह का जीवन धरती पर बना रहे और ये इंटर कनेक्शन चलता रहे, नहीं तो धरती से जीवन गायब हो जाएगा। तो ये काम है आपको ओजोन का। लेकिन होता क्या है, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिप्लीशन, कुछ समय बाद डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और उस पॉल्यूटेंट गैसेज की रिएक्शन की वजह से ये जो है वो ओजोन लेयर में धीरे धीरे कुछ मतलब कहते हैं छेद जैसा पाया जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ओजोन लेयर, कहने का मतलब बहुत पतला हो गया है, और जहाँ पे बहुत पतला होता चला गया है ये प्रोटेक्टिव लेयर, वहाँ पर क्या है कि अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा अमाउंट में इंटर कर रहा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ozone layer depletion, a critical environmental challenge. The sharp decline in atmospheric ozone since the 1980s, समझ रहे हैं, 1980 1980s की ही ये समस्या है। ऐसे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उसके निवारण में भी हम लोगों का काम ही है कि हम लोग कोई चीज़ बर्बाद भी करते हैं, फिर प्रकृति भी अपने तरीके से उसको सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में हमारा भी सहयोग होना चाहिए। तो साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इसी सब में लगे हुए रहते हैं, तो कुछ कुछ उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं जिसके लिए भी अभी बात की जाएगी। 1980 से ही ये प्रॉब्लम दिखने लगा, और ये जो है प्रॉब्लम मेनली कारण इसका पाया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ये जो है इसकी वजह से पॉल्यूटेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति के कारण पाया गया कि ओजोन लेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और वो ज़्यादा मतलब पतला होता है, थीन लेयर होता चला जा रहा है। और ये भी पाया गया कि उस समय जो नया नया रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज बन रहे थे और कुछ आग को बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स डाले गए और उनसे जो केमिकल्स निकल रहे हैं वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ओजोन लेयर को होने लगा। ऐसा फिर उन्होंने पाया और इसीलिए आजकल आपने जाना होगा कि मॉडर्न टेक्निक के सारे कुछ बन रहे हैं जिसमें कि पूरे सिस्टम को चेंज किया गया है ताकि इस तरह का गैस बाहर ना निकले, ठीक है ना, और ओजोन लेयर सुरक्षित रहे, क्योंकि ओजोन लेयर की सुरक्षा भी जरूरी है और जहां वो पतला हो चुका है वहां उसको कैसे फिर से थोड़ा ठीक किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, प्लास्टर किया जाए, ठीक है ना, उसकी भी कोशिश में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द एंटार्क्टिक ओजोन होल एंड ग्लोबल एक्शन। इन 1987 UNEP एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ दुनिया के सारे देशों के बीच में, क्योंकि भले ही पॉल्यूशन किसी एक कंट्री द्वारा ज़्यादा किया जा रहा हो, ये अलग तथ्य है, ये अलग बात है, लेकिन अगर ओजोन लेयर में होल हो रहा है, हुआ है और अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा धरती पर आ रही है तो इससे धरती के सभी देशों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, ठीक है ना, ये प्रकृति सबको शामिल करके काम करती है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी देश हैं सबों ने मिल करके इस पर विचार किया, गहन चिंतन किया और कैसे उसको सुधारा जाए और इसमें सभी को सबके साथ सबका विकास करने की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। मोदी जी की बात कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जब स्वार्थ में पड़ जाते हैं ना, अपना अपना सोचने लग जाते हैं ना, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अगर हम लोग सबके बारे में सोचते रहे ना और सबको लेकर के चलने के तो सफलता भी जल्दी मिलेगी और हम लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमेशा जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया के सभी देशों ने एक एग्रीमेंट बनाया है जिसमें कुछ नियम बनाए गए और सभी देशों से उम्मीद की जाती है कि वो उस नियम को फॉलो करें, ठीक है। सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहले भी बात हुई, बायोडिग्रेडेबल जो खत्म हो सकता है, सिंपली अगर दिमाग में रखिए, बायोडिग्रेडेबल जो खत्म हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, ठीक है। डिकम्पोजेज नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली। इको फ्रेंडली, इसलिए ये इको फ्रेंडली होता है, इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है, इन्वायरमेंटली और हार्मफुल टू इन्वायरमेंट कॉज पॉल्यूशन, मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और कंपोस्ट, कैन ऑफन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड बट परसिस्ट। भले ही उसको आप दोबारा यूज कर लें, जैसे पॉलीथीन में बोला जाता है ना कि उसको बार बार यूज कीजिए जब तक कि पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, लेकिन उसको कितना बार भी यूज कीजिए वो फट भी जाए फिर भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हमेशा बना हुआ रहेगा, जबकि बायोडिग्रेडेबल पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया पेपर प्रोडक्ट, वुड, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। और इसमें तो नॉर्मली हम लोग सभी जानते हैं प्लास्टिक बैग, केन्स, ग्लास बॉटल्स, डिस्पोजेबल आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसाइकलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। वर्ड तो आपने बहुतों बार सुना होगा, लेकिन इसको करने का तरीका अपना आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है और उस वर्ड्स का टर्म्स को आपको याद रखना है। भले ही नॉर्मली में आप लोग ये सब यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना, पर इस टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स क्या हो गया कि जिससे कि कोई भी चीज़ को फिर से उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, ताकि इकोसिस्टम अपने तरीके से चलता रहे। वो जो साइक्लिक प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहे। प्रोसेसेज एंड बेनिफिट्स, तो इसमें वेस्ट मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट बनता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रीयूज करने का तरीका मिलता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू न्यू मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट
significantly reduces accumulation of harmful non-biodegradable waste। रिसाइकिल होने वाले कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो वो हो गया पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल्स और ग्लास, इसको फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस नीड फॉर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, कम से कम क्योंकि वो फिर से रीयूज होता चला जा रहा है तो रिसाइकिल करने का अपना बहुत बड़ा वैल्यू है और इसकी वजह से पॉल्यूशन कम से कम होता है रिसाइकिल करने से। लैंडफिल, नाम में परिभाषा छिपी हुई है, लैंड मतलब भूमि और फिल मतलब भरना, ठीक है ना। तो शहरों में या हर जगह एक एरिया ऐसा होता है जो जनरल एरिया से काफ़ी नीचे होता है, जहाँ पे लैंड जो है काफ़ी नीचे होती है, तो उसको फिल कर दिया जाता है इक्वलिटी में लाने के लिए। और उसमें जनरली देखा जाता है कि जो रिसाइकिल नहीं होने वाले वेस्ट मटेरियल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, उनको जो है सो एक लेयर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी का डाला जाता है, फिर उसके बाद दूसरा लेयर उनका डाल दिया जाता है, फिर थोड़ी सी मिट्टी का लेयर डाल दिया जाता है तरीके से, ठीक है ना। और मतलब कुछ समय तक ये वार्निंग रहती है इसके तरफ से कि कुछ समय तक उस भूमि पर, उस धरती पर, लैंड के उस पीस पे किसी भी तरह का बिल्डिंग या इस तरह का कोई भी काम ना हो। ये काम रहता है सरकार, गवर्नमेंट का, ठीक है ना, कि वो इस चीज़ को ध्यान दें। लेकिन आपने कभी सुना होगा, बहुतों बार न्यूज में आता है, कहीं का पुल धंस गया, कहीं क्या घर टूट करके गिर गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट करके गिर गई। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, तत्काल में जो कॉन्ट्रैक्टर वो उस पर काम करता रहता है, लोग पनिशमेंट उसको दे देते हैं, दे दिया जाता है, वो ईजी है। लेकिन सोच करके देखिए कि वो किसी एक आदमी का फॉल्ट कभी नहीं हो सकता, इसमें पूरा तंत्र शामिल रहता है। और एक्चुअली बहुतों बार ऐसा होता होगा कि उस समय जिस आदमी ने, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम करवाया ना, उसको पता भी नहीं होता होगा कि कौन सा जमीन जो है ना इस तरह से लैंडफिल जमीन है, क्योंकि इसको बहुत सालों तक खाली छोड़ा जाता है ताकि वो मिट्टी अच्छे से जमते जमते, क्योंकि इसके नीचे तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का लेयर है, तो उस पर अगर बड़ी बिल्डिंग, कुछ बड़ा वैसा कुछ बन गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, क्योंकि उसमें कहीं भी मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है और अस्थाई नहीं है। और इसीलिए मे बी कि बहुत सारे केसेज ऐसे हो जाते होंगे, और इसमें तत्काल वाला व्यक्ति उतना दोषी नहीं है, उसके लिए भी बहुत जड़ में जाने की ज़रूरत है। खैर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है वो 9th क्लास में आपने बार बार पढ़ा था। तो कंपोस्टिंग जो है क्या है, एक नेचुरल साइकिल ऑफ वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, कि जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं उनका एक रिसाइकिल करना, वो सारे को इकट्ठा करना और उससे मैन्योर बनाना और फिर से उसको यूज करना, यूज के लायक बनाना, ये हमारा कंपोस्टिंग के अंतर्गत आता है। नेचुरल प्रोसेस होता है, इको फ्रेंडली होता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकल्ड हो जाता है और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। ये सब इसकी खासियत है जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है ना कि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जिनको कि आप लैंडफिल में भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, उसमें जर्म्स की मात्रा बहुत, और ये ज़्यादातर जो है आपको हॉस्पिटल या वैसी जैसे कोरोना हुआ था उस समय आपने देखा था, उसमें आपने सुना था, समझा था कि लोग बहुत प्रोटेक्टिव वे में पेशेंट के पास भी जाना है, उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो सारी चीज़ों को हटा देना है, अच्छे से धुलाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें यही किया जाता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इस तरह के वेस्ट मटेरियल को जला दिया जाता है। और मतलब नॉर्मल नहीं जलाना है, नॉर्मल जलाने में तो क्या है ना कि वो धुआं निकलेगा और वो धुआं चारों ओर फैलेगा, उससे भी जर्म्स फैलेंगे। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसको एक क्षण नहीं लगे और वो वैनिश हो जाए, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर वेस्ट कंबसन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग वेस्ट वॉल्यूम, commonly used for medical waste disposal, effectively eliminating
पैथोजन। पैथोजन पूरी तरह से, मतलब पैथोजन किसको बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, और वो पूरी तरह से इसमें ख़त्म हो जाए, इसके लिए इस पे हाई टेम्परेचर पे इस तरह का किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा इस चैप्टर का आपको लास्ट टॉपिक था। आई थिंक आपने पहले वाले टॉपिक को दिमाग में रखा होगा। कॉमनली क्या क्या थे? इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, फूड चेन है, फूड वेव है, 10% लॉ है, बायोमैग्निफिकेशन है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, और उनका कैसे रिसाइकलिंग करना है, वो आपको इतनी ही बातें दिमाग में रखनी है। इन टर्म्स को बार बार, इस वीडियो को देखिए बार बार, और इन टर्म्स को बार बार दिमाग में रिवाइज कीजिए। आई थिंक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।